हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये दोस्तों कि कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कह रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन पहला 1885 में, दूसरा 1895 में, तीसरा 1865 में, चौथा जो है 1890 में। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हमारा वो 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में हुआ कांग्रेस की स्थापना। ठीक। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो देखिए कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। ठीक। अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हमारा वो मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है। आपके ऑप्शन पहला ऐतिहासिक काल से, दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल से, तीसरा उत्तर ऐतिहासिक काल से, चौथा आद्य ऐतिहासिक काल से। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए जो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता है हमारी ना वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित। ठीक। अब बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। देखिए जिसके बारे में लिखित विवरण प्राप्त होता है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कांस्य या ब्रॉन्ज युग किसे कहते हैं। कांस्य या ब्रॉन्ज युग, ब्रॉन्ज युग किसे कहते हैं। देखिए कांस्य या ब्रॉन्ज युग जो हम प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल को हम जो है कांस्य या ब्रॉन्ज युग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद किस भाग में है। कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। आपके ऑप्शन पहला भाग 2 में, दूसरा भाग 3 में, तीसरा जो भाग 4 में, चौथा भाग 5 में। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। ठीक। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो देखिए जो मूल अधिकार है हमारा वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। ठीक है, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है वर्णित है। ठीक। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितने? 6 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। कह रहा संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। आपके ऑप्शन पहला कमल, दूसरा रेफलेसिया, तीसरा कैक्टस, चौथा रजनीगंधा। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो देखिए संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो रेफलेसिया होता है। क्या होता है? रेफलेसिया होता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रेफलेसिया जो है सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो हमारी वो मलेशिया जो और इंडोनेशिया में पाई जाती है। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया में जो रेफलेसिया जो होती है सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लिया, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है। किसको जो लाख बख्श पुकारा जाता है। आपके ऑप्शन पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा गयासुद्दीन तुगलक, चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो हम लाख बख्श कहते हैं, क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। क्यों कहते हैं लाख बख्श? क्योंकि यह लाखों लोगों को दान दिया करता था। ठीक है, ये लाखों लोगों को दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब इससे कुतुबुद्दीन ऐबक से एक क्वेश्चन ये दोस्तों बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों यह कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। जो राष्ट्रीय आय है भारत में वो कौन उसका संकलन करता है। आपके ऑप्शन पहला योजना, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, चौथा 2 है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए जो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है।
तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय जो हमारा वो नई दिल्ली में, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है। मतलब विटामिन B12 का एक घटक कौन सा है। आपके ऑप्शन पहला आयरन, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा जिंक, चौथा कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए जो कोबाल्ट होता है ना वो विटामिन B12 का एक घटक होता है, मतलब उसका एक हिस्सा होता है। ठीक दोस्तों, विटामिन B12 का घटक कौन है, कोबाल्ट है। ठीक दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि विश्व में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है। कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपके ऑप्शन पहला आइवरी कोस्ट, दूसरा ब्राजील, तीसरा भारत, चौथा मैक्सिको। फटाफट इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए ब्राजील जो है ना वो कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। क्या है, कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चाय उत्पादन का सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में। देखिए चाय उत्पादन का सबसे बड़ा देश जो हमारा विश्व में है वो चीन है। क्या है, चीन है। दूसरे स्थान पर जो हमारा भारत है। ठीक है, भारत जो है चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। आपके ऑप्शन पहला समाजवादी राज्य, दूसरा साम्यवादी राज्य, तीसरा लोकतांत्रिक राज्य, चौथा सर्वसत्तात्मक राज्य। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है ना वो साम्यवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। ठीक, किसकी, साम्यवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो है लेनिन नीति किसे कहते हैं। तो जय दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन नीति जो होती है ना दोस्तों, लेनिन नीति जो हम साम्यवादी राज्य को कहते हैं। किसको कहते हैं, साम्यवादी राज्य को कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं बिना देरी किए। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। आपका ऑप्शन पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा टेक्टोज शर्करा, तीसरा हेक्सोज शर्करा, चौथा डायोज शक्कर। दोस्तों इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए जो ग्लूकोज शर्करा, जो ग्लूकोज है हमारा वो हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। क्या, हेक्सोज शर्करा का। कैसे है, हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। तो देखिए ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6 क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है, C6H12O6 होता है। देखिए जब 6 कार्बन होता है, C6 होता है तो हम उसको हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स। तो इस प्रकार हो जाएगा हेक्सोज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है ग्लूकोज जो है हेक्सोज का एक प्रकार है। ठीक दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है। आपका ऑप्शन पहला भारत और पाकिस्तान को, दूसरा भारत और चीन को, तीसरा बांग्लादेश और पाकिस्तान को, चौथा बांग्लादेश और भारत को। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर जो होता है ना भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक, अब किस अधिनियम के तहत जो इस मामले को सुलझाया गया, तो 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इस मामले को जो है सुलझाया गया। ठीक दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछेगा किस अधिनियम के तहत जो बांग्लादेश और भारत को जो है 3 बीघा कॉरिडोर से जोड़ा गया, तो 100वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों यह कह रहा है किस क्षेत्र से उत्कृष्टकार को पुलित्जर पुरस्कार से के लिए मान्यता दी जाती है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए जो पुलित्जर पुरस्कार जो हमारा होता है वो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों यह कह रहा है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है हरदम। कह रहा है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शन पहला महाराणा प्रताप, दूसरा राणा संग्राम सिंह, तीसरा राणा कुंभा, चौथा राणा रतन सिंह। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण जो करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक दोस्तों, किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कब कराया था। तो 1442 से 1449 के बीच में जो है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। ठीक है, कब, 1442 से 1449 के बीच में करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। ठीक दोस्तों, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन हार्डवेयर नहीं है, कौन हार्डवेयर नहीं है? आपका ऑप्शन है पहला प्रोसेसर चिप, दूसरा प्रिंटर, तीसरा माउस, चौथा जावा। इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए जो जावा है हमारा वो हार्डवेयर हार्डवेयर नहीं है। क्या है? हार्डवेयर नहीं। इसके अतिरिक्त प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस ये जो सब क्या है? ये हार्डवेयर है। ठीक है, क्या है? ये हार्डवेयर है। ठीक। अब जावा क्या है? देखिए जावा जो कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास जो है माइक्रो सिस्टम करता है। कौन करता है? जावा का विकास माइक्रो सिस्टम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि अप्रैल 2018 में निम्नलिखित में से किस देश का नाम बदलकर ई-स्वातनी किया गया? तो देखिए दोस्तों इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये कि किस देश का नाम बदलकर ई-स्वातनी कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का नाम जो बदलकर जो ई-स्वातनी रखा गया है। क्या रखा गया है? ई-स्वातनी रखा गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड का नाम बदलकर ई-स्वातनी कब रखा गया? देखिए स्विट्जरलैंड का जो है नाम ई-स्वातनी कब रखा गया? अप्रैल 2018 में रखा गया। कब रखा गया? अप्रैल 2018 में रखा गया। ठीक दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ये भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? आपके ऑप्शन पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए जो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम बताइए। तो भारत में सबसे लंबी सुरंग का नाम जो है जवाहर टनल है। क्या है? जवाहर टनल है। ठीक, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? जवाहर टनल है, जो कि कहां पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि संघनन का एक रूप है जो दृश्यता कम कर देता है, दृश्यता जो होता है वो कम कर देता है और श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। आपका ऑप्शन पहला ओस, दूसरा तूफान, तीसरा धूम्र कुहासा, चौथा जो है कुहासा मतलब धुआं। इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखिए जो कुहासा होता है, धुआं जो होता है ना, जब हमारे आंखों के सामने आ जाता है तो हमें कम दिखाई देता है और हमें सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ, कुहासा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन पहला बेरी, दूसरा डायबिटीज, तीसरा कैंसर, चौथा एनीमिया। इसका राइट आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए इंसुलिन की जब कमी होती है तो हमें डायबिटीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, इसको जो हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पास चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? कह रहा है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? आपका ऑप्शन पहला 0.94%, दूसरा 0.03%, चौथा 78.03%, चौथा जो है 85%। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 के साथ। देखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो 78.03% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.03% पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो वायुमंडल में जो होता है वो ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? देखिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन जो होता है ना वो 20.9%, 9.5% पाया जाता है। ठीक, 20.95% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया 20.95%। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वायुमंडल में आर्गन कितने परसेंट पाया जाता है? तो देखिए वायुमंडल में जो हमारा आर्गन होता है ना वो 0.95% पाया जाता है आर्गन वायुमंडल में। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है? तो 0.39% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.39% पाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें से एक न एक एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंडिया विंस पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा है कि इंडिया विंस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन पहला महात्मा गांधी, दूसरा मौलाना आजाद, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए इंडिया विंस पुस्तक के लेखक जो मौलाना आजाद है, कौन है? मौलाना आजाद है। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे कम उम्र में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2 के साथ। देखिए सबसे कम उम्र में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो मौलाना आजाद बने। ठीक, क्या कौन बने थे? मौलाना आजाद बने। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कभी सभी बलों में सर्वाधिक दुर्बल होता है, मतलब सभी बलों में दुर्बल बल है आपके ऑप्शन। पहला गुरुत्वीय बल, दूसरा स्थिर वैद्युत बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा नाभिकीय बल। दोस्तों इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए गुरुत्वीय बल जो होता है ना सबसे दुर्बल होता है। क्या होता है? सबसे दुर्बल होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गुरुत्वीय बल किन चीजों के बीच लगता है। तो देखिए गुरुत्वीय बल जो होता है हमारा द्रव्यमानों के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? द्रव्यमानों के बीच जो हमारा द्रव्यमानों के बीच जो हमारा क्या लगता है, वो गुरुत्वीय बल लगता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि श्रम दिवस किस मतलब श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। श्रम दिवस कहो या मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन पहला 1 मई, दूसरा 4 मई, तीसरा 8 मई, चौथा जो है 9 मई। इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ। देखिए जो श्रम दिवस होता है, मजदूर दिवस जो होता है हमारा, वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, किसके द्वारा मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि श्रम दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है मनाया जाता है, हमारा श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि श्रम दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है श्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कह रहा है कि अमित खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन पड़ा तूतिया हिंद, दूसरा मलिक जानी, तीसरा मलिक अंबर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।